अब हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। ठीक है, तो एनसीईआरटी की स्टेटमेंट्स हैं, जितने भी पॉइंटर्स लिखे हुए हैं सबके सब एनसीईआरटी में एक एक को हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। प्लस जितना भी टॉपिक है एनसीईआरटी का, ये सारे की सारी लाइनें एनसीईआरटी की हैं। इन सबको पढ़ने के बाद हम इनसे रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड जो हम आज पढ़ेंगे उसके सवाल कर लेंगे जितने भी बनते हैं। ठीक है, हमारा ये चैप्टर वाइंड अप हो जाएगा। ठीक है, तो एनसीईआरटी में पहली स्टेटमेंट दे रखी है कि पहले इंफॉर्मेशन दे रखी है कि स्पंजेस एंड सीलेंट्रेट्स सर्कुलेट वाटर फ्रॉम देयर सराउंडिंग थ्रू देयर बॉडी कैविटी टू फैसिलिटेट सेल्स टू एक्सचेंज द सब्सटेंसेस। अब चैप्टर का नाम है क्या है, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। तो जो बॉडी में फ्लूइड का सर्कुलेशन हो रहा है, ठीक है, वो सब्सटेंसेस को एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक आने ले जाने के लिए हो रहा है। ये एक रीज़न है, वन ऑफ द रीजंस है कि हमारी बॉडी में ब्लड है। ब्लड के कई सारे फंक्शंस होते हैं, बट जैसे कि ब्रीदिंग के टाइम पे वो ऑक्सीजन को लेके आ रहा है, तो ब्लड का मेन फंक्शन है ट्रांसपोर्ट। ठीक है, और बॉडी फ्लूइड भी है, तो बॉडी फ्लूइड का मेन फंक्शन होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस। अब वो कहीं से भी कहीं तक हो सकता है। जो स्पंजेस और सीलेंट्रेट्स हैं, स्पंजेस स्पंजेस हमारा पोरिफेरा में आ गया, उसके बाद अगला ही सीलेंट्रेट्स है। इन दोनों के अंदर वाटर एज अ बॉडी फ्लूइड काम करता है। इनकी जो कैविटी होती है उसके अंदर वाटर आता है फूड को लेकर, ऑक्सीजन को लेकर, जिस सब चीज़ों की ज़रूरत है इन ऑर्गेनिजम्स को, वो लेकर हमारा जो वाटर है वो इनके अंदर, इनकी बॉडी कैविटी के अंदर जाता है, सर्कुलेट करता है। जो सरफेस पर सेल्स होते हैं वो जितना भी अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो भी सब्सटेंसेस वाटर लेके आता है वो सब एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, और एक्सक्रीट करते हैं अपना जो वेस्ट है, वाटर, उस सब जो एक्सक्रीट है उसको लेके वापस चला जाता है। तो जो ये ऑर्गेनिज्म है स्पंजेस और सीलेंट्रेट्स, ठीक है, इनके अंदर क्या होता है, जैसे स्पंजेस में हमारे कॉलर सेल्स थे और कोएनोसाइट्स थे। ठीक है, और सीलेंट्रेट्स में भी था। स्पंजेस के लिए तो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है एनिमल किंगडम में, बट सीलेंट्रेट्स के लिए नहीं लिखा हुआ। बट जबकि सीलेंट्रेट्स में भी होता है, जैसे हमारे पास हाइड्रा है, हाइड्रा के अंदर भी कैविटी होती है जिसके अंदर वाटर का मूवमेंट होता है। तो इन केस के अंदर वाटर क्या करता है, फूड को लेके आता है, ऑक्सीजन को लेके आता है, और भी जितने भी डिजायर सब्सटेंसेस हैं उन सबको लेकर आता है बॉडी कैविटी के अंदर। ठीक है, जो सरफेस पर सेल्स हैं वो उन सब चीज़ों को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, और अंदर तक वाले सेल्स तक भी पहुंचा देते हैं क्योंकि वो वाटर के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं रहते। प्लस जितना भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है वो सब का सब सरफेस से बाहर आ जाता है फ्लो करता हुआ, वाटर में रिलीज कर देते हैं। ठीक है, और वाटर उस सब एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को लेकर वापस चला जाता है। तो एनसीईआरटी के एग्जांपल्स को हमें बड़े अच्छे से याद रखना है। ठीक है, अब जैसे आगे पढ़ेंगे कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, तो उसमें भी इस चैप्टर में एग्जांपल दे रखे हैं कि जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, ठीक है, वो हमें एक तो पता है आर्थ्रोपोड्स में होता है, कॉकरोच में था तो आर्थ्रोपोड्स एक हो गया। ठीक है, दूसरा आ जाएगा मोलस्का में। ठीक है, अब क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम के एग्जांपल भी दो दे रखे हैं इस चैप्टर में। ठीक है, एक तो हमें पता है कोऑर्डिनेट्स हायर ऑर्गेनिज्म में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होगा। दूसरा एग्जांपल दे रखा है एनालिट्स। ठीक है, तो जो एनसीईआरटी में एग्जांपल दे रखे हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उनसे इंपॉर्टेंट कुछ है ही नहीं, और उन्हीं को हमें याद रखना है, उससे बाहर कुछ आने नहीं वाला। ठीक है, तो जैसे इसमें दे रखा है स्पंजेस और सीलेंट्रेट्स, इसके अंदर वाटर एक्ट्स एज अ बॉडी फ्लूइड फॉर सर्कुलेशन टू फैसिलिटेट द सेल्स टू एक्सचेंज द सब्सटेंसेस। अगला पॉइंट, अगले इंफॉर्मेशन देखते हैं। ब्लड ब्लड क्या है, ब्लड के बारे में दे रखा है स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू है। अब इसके बारे में स्पेशल बात क्या है, स्पेशल बात यह है कि ब्लड जो है वो फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू है। कनेक्टिव टिश्यू का काम क्या होता है, दो चीजों को आपस में कनेक्ट करना। ठीक है, तो जो कनेक्टिव टिश्यू होना चाहिए वो हार्ड होना चाहिए। जैसे मुझे इसको सिल्वर को इसके साथ कनेक्ट करना है, तो कनेक्ट तो तभी होगा ना जब ये हार्ड बॉन्डेज बनाएगा। ठीक है, बट कनेक्टिव टिश्यू या फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू है क्योंकि जो इसका मैट्रिक्स है वो ही फ्लूइड है। आगे लिखा भी हुआ क्यों है ये स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू, इसके बाद इसमें खासियत कैसी है। ब्लड इज अ स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू विद फ्लूइड मैट्रिक्स, प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट्स। ठीक है, जो फ्लूइड मैट्रिक्स होता है वो प्लाज्मा होता है, और प्लाज्मा के अंदर सेल्स होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। ठीक है,
तो हम ब्लड की कॉम्पोजिशन देख लेते हैं। हमें इस स्टेटमेंट से पता चल गया कि ब्लड स्पेशल टाइप का कनेक्टिव टिश्यू है, कोई नॉर्मल कनेक्टिव टिश्यू नहीं। तो ब्लड का जो पीएच है वो 7.4 रहता है, स्लाइटली एल्कलाइन रहता है, स्लाइटली एल्कलाइन, बहुत ज्यादा एल्कलाइन नहीं रहता। नेचर ऑफ ब्लड आ जाए तो आंसर जाएगा स्लाइटली बेसिक या फिर स्लाइटली एल्कलाइन, ठीक है। और जो डीएनए होता है वो हमारा एसिडिक होता है, क्योंकि उसके अंदर फॉस्फेट ग्रुप होता है जो कि एसिडिक नेचर प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब कॉम्पोजिशन देख लेते हैं। अब ब्लड है, पानी है, ठीक है, वाटर ही है, तो उसमें मेजर कॉम्पोजिशन में वाटर रहेगा। तो जो 55% है ब्लड का वो है प्लाज्मा, ठीक है। और जो 45% है वो उसके अंदर जो सेल्स हैं, ये मान लो कि ब्लड में दो चीजें हैं, एक तो पानी है और दूसरे सेल्स हैं। सेल्स कौन से? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ठीक है। जो पानी है उसको हमने प्लाज्मा बोल दिया, ठीक है। अब प्लाज्मा को पानी से कंपैरिजन क्यों किया हमने? क्योंकि जो प्लाज्मा है उसमें 90 to 92% तो वाटर ही है, ठीक है। उसका मेजर कॉम्पोजिशन ही वाटर है, तो हमने सिंपल बोल दिया कि जो ब्लड है वो उसमें दो पार्ट्स हैं, एक तो पानी है क्योंकि सारा का सारा निरा पानी होता है ब्लड, ठीक है, पानी है, और उसके अंदर जो सेल्स हैं यही है अस्तित्व में भी, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स पानी में डले हुए हैं, ठीक है। अब जो प्लाज्मा है उसकी कॉम्पोजिशन क्या है? 55% ऑफ ब्लड। तो ब्लड का 55% पार्ट प्लाज्मा है और 45% पार्ट आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स है। अब आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स को हम कंबाइन करके फॉर्म्ड एलिमेंट्स बोलते हैं, ठीक है। तो अगर स्टेटमेंट, अगर कहीं पर भी लिखा हुआ वर्ड दिख गया कि फॉर्म्ड एलिमेंट्स क्या है, जैसे कि फॉर्म्ड एलिमेंट्स, तो फॉर्म्ड एलिमेंट्स आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स को बोलते हैं। तीन फॉर्म्ड एलिमेंट्स हैं, 45% ऑफ ब्लड को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, ठीक है। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स का नाम हमने फॉर्म्ड एलिमेंट्स रख दिया है। अब प्लाज्मा की कॉम्पोजिशन देख लेते हैं। प्लाज्मा में 90 to 92% वाटर है, बाकी का 6 से 8% जो बचा हुआ पार्ट है वो सारा प्रोटीनेशियस है। अब कौन कौन से प्रोटीन है? मेजरली 4 प्रोटीन होते हैं, बट एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 3 प्रोटीन लिखे हुए हैं, ठीक है। हमें जो हमारा, हम कोचिंग में पढ़ते हैं, कोचिंग में हमें ये पढ़ाया जाता है कि जो प्रोटीन्स होते हैं ब्लड के अंदर, प्लाज्मा के अंदर, वो होता है सबसे पहले एल्ब्यूमिन मैक्सिमम अमाउंट में, फिर आता है ग्लोबुलिन, उसके बाद आते हैं प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन। अब प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन हेल्प्स इन क्लोटिंग ऑफ ब्लड, हेल्प्स इन ब्लड क्लोटिंग, ठीक है। जो एल्ब्यूमिन है वो बीसीओपी, ब्लड कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर लगाता है, ठीक है। वो क्या होता है? एल्ब्यूमिन द्वारा लगाया गया बड़े प्लाज्मा प्रोटीन्स पर प्रेशर, एल्ब्यूमिन द्वारा बड़े प्लाज्मा प्रोटीन्स पर लगाया हुआ प्रेशर, उसे हम बोलते हैं ब्लड कोलेटरल ऑस्मोटिक प्रेशर, बीसीओपी, ठीक है। अब एनसीईआरटी ने उसको कैसे लिखा है? एनसीईआरटी ने ये इतना सा लाइन लिखी हुई है कि इतनी सी इंफॉर्मेशन दे रखी है कि एल्ब्यूमिन है, इट हेल्प्स इन ऑस्मोटिक बैलेंस, ठीक है। और हमें पता है कि जो एल्ब्यूमिन है वो क्या करता है? बीसीओपी लगाता है, ब्लड कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर को एक्सर्ट करता है। तो बात भी सही है, ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन कर रहा है, तो ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन करने का काम आ गया हमारे पास एल्ब्यूमिन का। अब एल्ब्यूमिन मैक्सिमम रहता है हमारे जो प्लाज्मा में 90 to 92% वाटर है, बाकी 6 to 8% जो प्रोटीन है उसमें मैक्सिमम दैट इज 4% प्रोटीन एल्ब्यूमिन कंस्टिट्यूट करता है। उसके बाद आते हैं हम ग्लोबुलिन पे, 2.5 से 3% रहता है, ठीक है। इसका काम क्या है? ग्लोबुलिन, अल्फा ग्लोबुलिन, इसकी चेन्स होती हैं, ठीक है। अल्फा ग्लोबुलिन, बीटा ग्लोबुलिन, गामा ग्लोबुलिन, और ये जो चेन्स है लीवर में प्रोड्यूस होती हैं। ये एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है कि चेन्स होती हैं और लीवर बनाता है इन सबको, जितने भी टाइप के ग्लोबुलिन्स हैं वो सब के सब लीवर बनाता है। अब इनका फंक्शन क्या है? तो ये डिफेंस मैकेनिज्म में कंट्रीब्यूट करते हैं, मेन फंक्शन इसका डिफेंस मैकेनिज्म में होता है। तो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है प्राइमरीली इन्वॉल्व इन डिफेंस मैकेनिज्म। ये जो इंफॉर्मेशन है हमें याद ही रखनी है, ठीक है, क्योंकि इसके बारे में कुछ नहीं बताया जाता, बस इसको रटने का तरीका है, इसको रट्टा मार के रखना है हमें, ठीक है। इसका तो हमें याद है, एल्ब्यूमिन का बीसीओपी, ब्लड कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, बस हमें इसमें याद रखना है कि डिफेंस मैकेनिज्म में इन्वॉल्व रहते हैं ग्लोबुलिन्स। प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन का हमें पता ही है, हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग, क्लॉटिंग में इन्वॉल्व रहते हैं। अब एनसीईआरटी में जो क्लोटिंग वाले प्रोटीन्स हैं उनको क्लब करके एक ही कैटेगरी बना दिया। तो एनसीईआरटी अकॉर्डिंग प्लाज्मा में कितने टाइप के प्रोटीन्स हैं? 3 टाइप के, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन और फाइब्रिनोजन, ठीक है। क्योंकि इस प्रोथ्रोम्बिन को भी फाइब्रिनोजन के साथ इन्होंने कोलैब कर दिया क्योंकि दोनों का काम सेम रहता है। एनसीईआरटी की स्टेटमेंट है कि फाइब्रिनोजन, ग्लोबुलिन्स एंड एल्ब्यूमिन आर मेजर प्रोटीन्स, ठीक है। तो मेजर प्रोटीन्स की बात करें अगर, वो ब्लड के अंदर जो कि प्लाज्मा में हम उसका
मानते हैं कि प्लाज्मा में रहते हैं, तो सबसे पहले एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन और फाइब्रिनोजन रहेगा। अब प्लाज्मा में और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है, जैसे ब्लड किडनी में जाता है तो फिल्टर होने के लिए, तो उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हम देखते हैं कंडीशन रीअब्जॉर्प्शन होता है, तो आयंस होते हैं, ठीक है, कंडीशन रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम, तो आयंस होते हैं उसके अंदर, नेगेटिव आयंस होते हैं, पॉजिटिव आयंस भी होते हैं, ठीक है। तो प्लाज्मा ऑल्सो कंटेन स्मॉल अमाउंट ऑफ मिनरल्स लाइक सोडियम आयन, कैल्शियम +2, Mg+2, HCO3 माइनस, Cl माइनस, HCO3 माइनस तो होना ही है, क्योंकि हमें पता जो कार्बोनिक एनहाइड्रेस है उसकी मेजर कॉम्पोजिशन आरबीसी के अंदर होती है, बट थोड़ा बहुत प्लाज्मा में भी होता है, ठीक है। और कार्बोनिक एनहाइड्रेस क्या करता है, H2O को कंबाइन करता है CO2 से और बाइकार्बोनेट आयन बना देता है और CO2 के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है, ठीक है। तो प्लाज्मा के अंदर कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम है, तो उससे हमारे पास HCO3 आ गया, ठीक है। तो प्लाज्मा में अंदर आयन भी होते हैं, प्लस प्लाज्मा के अंदर ग्लूकोज भी होता है, जितने भी हमारे रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स हैं, ठीक है, ग्लूकोज हो गया, फैट हो गया और प्रोटीन हो गया, ये सब भी रहते हैं। ये भी हम जो एक्सक्रीशन चैप्टर है उसमें पढ़ते हैं, ठीक है। ग्लूकोज, अमीनो एसिड, लिपिड्स आर आल्सो प्रेजेंट इन प्लाज्मा, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी में इनकी डिमांड मेंटेन रहती है, इनकी डिमांड हमेशा रहती है, ठीक है। तो इनका जो आना जाना है ब्लड में लगा रहता है। अब मान लो हमने रोटी खाई, खाना खाया, ठीक है, रोटी में मैं रोटी पे फोकस क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि रोटी जो है कार्बोहाइड्रेट है, उसी से मेन सोर्स ऑफ ग्लूकोज है वो, ठीक है। तो ग्लूकोज मान लो ढेर सारा आ गया तो ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, ठीक है। अब एटीपी ज्यादा बन गई तो एडिपोज टिश्यू की फॉर्म में स्टोर हो जाएगी, फैट की फॉर्म में, ठीक है। तो ग्लाइकोजन अगर बन गया, अब थोड़ी देर, अब हर टाइम तो रोटी नहीं खा सकते ना, थोड़े थोड़े टाइम बाद रोटी खाते हैं, खाना तो हर टाइम नहीं खा सकते, जब खाना खाएंगे तो अभी रोटी भी खाएंगे, तो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करते रहना पड़ता है। तो ग्लाइकोजन तो स्टोर्ड है एक जगह पे, अब जहाँ पर ग्लूकोज की डिमांड है, जहाँ पे एटीपी की डिमांड है, वहाँ पे ग्लूकोज भी होना चाहिए, तो ग्लाइकोजन को लेके वहां तक लेकर जाना पड़ेगा ग्लूकोज में। पर जब ग्लाइकोजन को वहां तक लेके जाना है तो उसे ग्लूकोज में भी कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ग्लाइकोजन तो मोटाइल होता नहीं, ठीक है। जो ग्लूकोज है वो केमिकली रिएक्टिव, और हमारा जो है केमिकली रिएक्टिव रहता है, बट जो ग्लाइकोजन है वो केमिकली रिएक्टिव नहीं होता, ठीक है। ये तो ऐसे ही बता दिया, पॉइंट्स है, हम थोड़ा खिसक गए। तो इनकी जो जो मूवमेंट है ना वो चलती रहती है बॉडी के अंदर, क्योंकि ग्लूकोज की जो रिक्वायरमेंट है, डिमांड है बॉडी में हर टाइम होती है। फैक्टर्स फॉर, अब जैसे मैं ब्रीदिंग कर रहा हूँ तो ब्रीदिंग के लिए भी ग्लूकोज चाहिए, तो कहीं से तो आना आएगा ना, कहीं से तो आएगा। जैसे अब्जॉर्ब हो रहा है, हमारा जो एलिमेंट्री कैनाल है, गट है, उसके अंदर एब्जॉर्ब हो रहा है, ड्यूओडेनम में मेजर एब्जॉर्प्शन हो, जेजुनम में मेजर एब्जॉर्प्शन होता है, ड्यूओडेनम में जो डाइजेशन है वो कंप्लीट होता है। तो जेजुनम में एब्जॉर्ब हुआ तो लंग्स तक भी आना चाहिए, क्योंकि रेस्पिरेशन तो हर टाइम चल ही रहा है, हार्ट तक भी जाएगा, तो हार्ट तो हर टाइम पंप कर ही रहा है, तो इनकी जो मूवमेंट है वो ब्लड में हमेशा रहती है। Factors for coagulation or clotting of blood are also present in blood plasma in inactive form, ठीक है, ये हम आगे देख लेंगे, ठीक है, क्योंकि हम आगे पढ़ेंगे जो जो हमारा टिश्यू होता है वो रिलीज करता है एक्सोथ्रोम्बोप्लास्टिन, क्योंकि टिश्यू से बाहर आएगा, और ब्लड के अंदर रिलीज हो रहा है तो ब्लड रिलीज करेगा एंडोथ्रोम्बोप्लास्टिन, ठीक है। ये प्रोथ्रोम्बोकाइनेज के ऊपर ऐड करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ विटामिन के और कैल्शियम +2 आयन में, तो जो प्रोथ्रोम्बिन है वो थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो जाएगा, और फिर ये थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करेगा। फिर ये फाइब्रिन हमारा क्लोटिंग फैक्टर है, हेल्पिंग क्लोटिंग ऑफ ब्लड, ये क्या करेगा, आएगा बाहर, जहाँ पे क्लोट, जहाँ पर जैसे कट है वेन के अंदर, वहाँ पे क्लोट करना है, ठीक है, जैसे यहाँ पे कट लग गया, जिस खून को रोकना है, तो ये नेट बना देगा एक फाइब्रिन, फाइब्रिन नेट बना देगा, उसके अंदर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट सब आके फंस जाएंगे, ठीक है। स्टार्टिंग में नेट बना देगा, स्टार्टिंग में तो थोड़ा बहुत खून निकलेगा, बट नेट बनाने के बाद जैसे जैसे उसके अंदर फॉर्म एलिमेंट्स फंसते जाएंगे, वैसे वहां से वहां पे जो खरिंडा वो बन जाएगा, तो जो ब्लड है उसका लीकेज रुक जाएगा, ठीक है। तो जो फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर कोलोटिंग ऑफ ब्लड जो है वो ब्लड के प्लाज्मा के अंदर इनएक्टिव फॉर्म में रहते हैं, तो बात सही है ना। अगर एक्टिव फॉर्म में रहेंगे तो क्लॉट बनते रहेंगे, अटैक बढ़ते रहेंगे, स्ट्रोक आते रहेंगे, जो कि ऐसा नहीं होता। हमारे जो ब्लड के अंदर है वो तो हिपैरिन पड़ा हुआ है, ठीक है, ब्लड थिनर है जो, ठीक है, क्लॉट तो नहीं बनते रहते, इनएक्टिव फॉर्म में रहते हैं, और एक्टिवेट तभी होते हैं जब कहीं पर इनको कट दिखता है, जहां पर इनको वुंड दिखता है, जहां पर क्लॉट बनाने की जरूरत होती है वहीं पर होता है क्लॉट। अगर
अगर एक्टिव फॉर्म में रहे तो भाई साहब पूरे जो हमारा ब्लड है वो तो पूरा का पूरा क्लॉट हो जाएगा, तो फ्लो कैसे कर पाएगा, सब कुछ जाम हो गया। ठीक है, तो जो क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं वो ब्लड के अंदर, मोरोवर प्लाज्मा के अंदर इनएक्टिव फॉर्म में रहते हैं। अब यहाँ पर मेन चीज अगर वो बहुत डीप पूछ ले तो जो क्लॉटिंग फैक्टर्स है ना इनएक्टिव फॉर्म में, वो कहाँ पे है, वो प्लाज्मा के अंदर है। ठीक है, प्लाज्मा के अंदर, ब्लड के अंदर, एक ही बात है, बस ये है कि फॉर्म्ड एलिमेंट्स के अंदर नहीं होते वो। ठीक है, और जो आयंस है वो भी प्लाज्मा के अंदर रहेंगे, ग्लूकोज है वो भी प्लाज्मा में फ्लो करेगा। ठीक है, अब प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर इज कॉल्ड सीरम। अगर हम प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजन को माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास सीरम आ जाएगा। प्लाज्मा माइनस क्लोटिंग फैक्टर गिव्स अस सीरम। जो हमारा ब्लड है या फिर मोर ओवर बोले प्लाज्मा है, प्लाज्मा में से क्लोटिंग फैक्टर्स को हटा दो, और जो पेपर है उसमें भी इसी टाइप से पूछा जाएगा। इसमें नहीं लिखा होगा एनसीईआरटी की तरह कि प्लाज्मा माइनस क्लोटिंग फैक्टर, वो उसमें लिखा होगा प्लाज्मा माइनस फाइब्रिनोजन। तो हमें पता होना चाहिए कि जो फाइब्रिनोजन है वो हेल्प से क्लोटिंग है। ठीक है, तो एक क्लोटिंग फैक्टर है। ठीक है, प्लाज्मा में से क्लोटिंग फैक्टर को निकालेंगे तो हमारे पास सीरम बच जाएगा। अब फॉर्म्ड एलिमेंट्स के बारे में देखते हैं। फॉर्म्ड एलिमेंट्स हमारी बॉडी में तीन है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट। इनके बारे में हम जितनी भी एनसीईआरटी में इन्फो नॉलेज दे रखी है, इन्फॉर्मेशन, वो सबकी सब देख लेते हैं। सबके सब एनसीईआरटी के पॉइंटर्स हैं। ठीक है, सबसे पहले हम आरबीसी के बारे में देख लेते हैं। आरबीसी को एरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं। ठीक है, आरबीसी को एरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं। अब इसमें सबसे पहले इन्फॉर्मेशन जो एनसीईआरटी में दे रखी है, मोस्ट अबंडेंट अमंग ऑल द सेल्स इन ब्लड। ठीक है, तो इनकी जो नंबर होता है वो होता है 4.5 to 5.5 मिलियन पर mm³। ठीक है, ये इनका एवरेज ब्लड काउंट होता है। तो अगली स्टेटमेंट ही बोल रखी है, एवरेज आरबीसी काउंट इज 5 to 5.5 मिलियन पर mm³। एनसीईआरटी में ये डेटा दे रखा है। हमें जो डेटा पता है, जो हमने कोचिंग में पढ़ रखा है अपने, ये जो कोचिंग में पढ़ाते हैं, वो डेटा होता है 4.5 to 5.5 मिलियन पर mm³। ठीक है, तो इस डेटा से हमें ये पता चल गया है कि ये मोस्ट अबंडेंट है। ठीक है, अमंग ऑल द सेल्स इन द ब्लड। ब्लड में तीन ही सेल्स हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। ठीक है, बाकी तो प्लाज्मा के अंदर प्रोटीन है। ठीक है, तो जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स हैं ब्लड में, जितने भी सेल्स हैं, उनमें से सबसे ज्यादा अबंडेंट आरबीसी है। क्योंकि देखो, आरबीसी का काउंट होता है 4.5 मिलियन टू 5.5 मिलियन पर mm³। डब्ल्यूबीसी का काउंट होता है 6,000 टू 8,000 पर mm³। और फिर प्लेटलेट्स का काउंट होता है 2 से 4 लाख, 2 to 4 लाख पर mm³। और उसका क्रिटिकल काउंट रहता है प्लेटलेट्स का 40,000 पर mm³। सबके सब पर mm³ में ही है। ठीक है, एवरेज काउंट जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछ सकता है वो। पर mm³ यूनिट भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगला, जो आरबीसी है, दे आर डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियस इन मैमल्स एंड बाइकनकेव। जो मैमल्स में है आरबीसी, ठीक है, जो हम आरबीसी पढ़ते हैं, जो वो हम मैमल्स के लिए पढ़ते हैं, ह्यूमन के बारे में पढ़ते हैं, उनके जो आरबीसी हैं वो, उनमें न्यूक्लियस नहीं होता। बट हम बात कर रहे हैं मैच्योर आरबीसी की। ठीक है, जो इमेच्योर आरबीसी होता है उसके अंदर न्यूक्लियस रहता है। ठीक है, और बाइकनकेव इन शेप में रहते हैं, और इनकी जो मेम्ब्रेन होती है उसको डोनस मेम्ब्रेन बोलते हैं। इनके अंदर कोई भी सेल ऑर्गेनेल नहीं होते, यहाँ तक कि न्यूक्लियस भी नहीं होता। क्योंकि इनका जो मैक्सिमम स्पेस है ना, ये अपना जो जितना भी अंदर कैरिंग कैपेसिटी है उसको मैक्सिमाइज कर देते हैं ताकि ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कर सकें अच्छे से। ठीक है, दे हैव रेड कलर्ड आयरन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स प्रोटीन, हेंस द नेम एंड कलर। ठीक है, इनका नाम आरबीसी क्यों पड़ा, रेड ब्लड कॉर्पस, इनका नाम क्यों पड़ा, रेड क्यों आया, क्योंकि इनके अंदर जो है, हमें बताना कि आरबीसी अपना जितना भी स्पेस है अंदर, जितने भी ऑर्गेनल्स हैं, वो सबको डिस्ट्रॉय कर देता है ताकि उनका जो स्पेस है अंदर का वो मैक्सिमाइज हो सके, ताकि वो ऑक्सीजन को ज्यादा से ज्यादा कैरी करने की कैपेसिटी रख सकें। ठीक है, अब ऑक्सीजन को कैसे कैरी करते हैं, क्योंकि आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन होता है, और हीमोग्लोबिन ही ऑक्सीजन के साथ बाइंड करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, और फिर ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर सकता है। ठीक है, ऐसे ही CO2 को ट्रांसपोर्ट करने के लिए हीमोग्लोबिन कार्बामिनो हीमोग्लोबिन बनाता है। बट CO2 की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, क्योंकि CO2 को वो सिर्फ 23% ट्रांसपोर्ट ही करता है। CO2 जो है वो मेजरली बाइकार्बोनेट आयन की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होती है। ठीक है, वो भी आरबीसी में होती है, क्योंकि जो बाइकार्बोनेट आयन है वो बनाने के लिए हमें कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम चाहिए, उसकी मेजर कंसंट्रेशन भी आरबीसी के अंदर ही होती है। ठीक है, तो एक तो ऊपर वाला पॉइंट था कि ये डिवाइड ऑफ न्यूक्लियस है, ये पूछ सकते हैं वो।
ठीक है। और मैमल्स की बात हो रही है, और बाइकन के हमें शेप तो इसकी पता ही है, ऐसी शेप होती है दोनों तरफ से बाइकन के। अब दे आर रेड कलर्ड क्योंकि इसके अंदर हीमोग्लोबिन होता है, जिसको इसने कहा आयरन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स प्रोटीन। आयरन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स प्रोटीन हीमोग्लोबिन है, ठीक है। और दे आर रेड कलर्ड दे हैव रेड कलर्ड आयरन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स प्रोटीन। आयरन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स प्रोटीन हीमोग्लोबिन है जो कि रेड कलर्ड है, हैंस द नेम एंड कलर। इसकी वजह से इनका नाम रेड ब्लड सेल्स पड़ा, और इनका कलर भी रेड ही है क्योंकि इनके अंदर हीमोग्लोबिन रहता है, ठीक है। और जो Fe2 है, ये भी पूछ सकते हैं कि कौन सी स्टेट में है। अब Fe+3 दे सकते हैं, Fe+2 दे सकते हैं, तो Fe+2 की स्टेट में रहता है इसके अंदर आयरन। जो नाम है ना हीमोग्लोबिन, इसमें हीम का मतलब ही Fe+2 रहता है। अगली इंफॉर्मेशन दे रखी है, अ हेल्दी इंडिविजुअल हैव 12 to 16 ग्राम हीमोग्लोबिन इन एवरी 100 ml ऑफ ब्लड। 100 ml ऑफ ब्लड के अंदर जो हीमोग्लोबिन का अमाउंट है वो 15 ग्राम रहता है, ठीक है। हमें पता है, जो हमने कोचिंग में पढ़ाते हैं टीचर अपने, वो पढ़ाते हैं कि 100 ml ऑफ ब्लड 20 ml ऑफ ऑक्सीजन को कैरी करता है, ठीक है। 5 ml ऑक्सीजन को डिलीवर करता है, ठीक है। और 4 ml CO2 को डिलीवर करता है, ठीक है। और हमें ये भी पढ़ाया जाता है कि जो 100 ग्राम ऑफ ब्लड है उसके अंदर 15 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है। 100 ml ऑफ ब्लड है, उसके अंदर 15 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है, जो कि 20 ml O2 को कैरी करता है, ठीक है। जिस वजह से हमसे 5 ml O2 को डिलीवर करते हैं अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन। जो बाकी का 15 बचा हुआ है वो हम एक्सरसाइज के लिए, जैसे हमें डिमांड ज़्यादा हो गई अगर, तो उस केस के लिए हम वो 15 ml एज अ स्टोर बना के चलते हैं, ठीक है। ये डेटा भी इंपॉर्टेंट है। अब अगला इंफॉर्मेशन दे रखी है, प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस। बिल्कुल सही। जो ऑक्सीजन है वो 97% ऑक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्म में